हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम एक ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर की सीरीज़ को कर रहे थे, उसी क्रम में आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा ये वीडियो रहेगा सॉइल साइंस के ऊपर। इसमें हम समथिंग 50 क्वेश्चन के समथिंग सॉइल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए अपने केस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बृहद मैदानों के पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जो गंगा यमुना के द्वारा लाई जाई मिट्टी को हम कहते हैं जलोढ़ मृदाएं। तो जो पुरानी मिट्टी होती है उन्हें हम कहते हैं भांगर। और जो नई मिट्टी होती है, जो कि बाढ़ आई हुए क्षेत्रों में या जो गंगा यमुना बह रही है, जब उसमें बाढ़ आ जाती है तो जो नई मिट्टी आती है उन्हें बोलते हैं हम खादर, और पुरानी मिट्टी को बोलते हैं हम भांगर। रेंगुर बोलते हैं काली मिट्टी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा किसका क्षेत्रफल पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मृदाओं का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पाया जाता है, इन्हें इंग्लिश में एलुवियल सॉइल बोलते हैं। इनका क्षेत्रफल 43.3% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृत्तिकामयी, अत्यधिक लसलसी, अपार गम एवं सूखने पर फटने वाली गुणों से युक्त कौन सी मृदाएं होती हैं? तो इसमें मृदाएं होती हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी काली मिट्टी में क्या होता है, इनके सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो जब भी इनमें पानी भर जाता है तो ये फूल जाते हैं, जिससे कि मृदाएं कैसी हो जाती हैं? अत्यधिक लसलसी हो जाती हैं। और जब ये सूख जाती हैं तो इनका पानी इवापोरेट हो जाता है, या पानी का ट्रांसपिरेशन हो जाता है। तो इसके बाद में क्या होता है, सूखने पर फटने वाली, जब इनके सॉइल पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं तो ऐसी पानी इनमें सूख जाता है। इसके बाद में क्या होता है, इनके सॉइल पार्टिकल्स आपस में चिपक जाते हैं, जिससे कि इनमें दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है सूखने पर फटने वाली गुणों से युक्त कौन सी मृदा है? तो ये है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चाय, कॉफ़ी, रबर एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उत्तम मानी जाती है? चाय, कॉफ़ी एवं रबर एवं काजू के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम मानी जाती? तो यह है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती। आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निछालन की सर्वाधिक प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी मृदाएं बनती हैं? यानी कि जो निछालन मतलब होता है पानी का ऊपरी सतह से निचली सतह पर चला जाना है, यानी कि ए हॉराइजन से निचली सतह यानी कि सी हॉराइजन में पानी का चला जाना बोलते हैं निछालन। तो जब पानी ऊपरी सतह से निचली सतह पर जाता है तो अपने साथ में कुछ एलिमेंट्स भी ले जाते हैं, सॉइल के कण भी ले जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं निछालन। इसमें लिखा है, आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निछालन की सर्वाधिक प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी मृदाएं विकसित होती हैं? तो निछालन से बनती है लेटेराइट सॉइल, यानी कि हमारा सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, मैग्रोव वनस्पति किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है? यानी कि मैग्रोव क्या होती है? एक वेजिटेशन होती है, वो किस प्रकार की मृदाओं में पाई जाती है? तो मैग्रोव वेजिटेशन पाई जाती है किसमें? दलदली मृदाओं में। जो मैग्रोव वेजिटेशन है वो किसमें पाई जाती है? दलदली मृदाओं में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है? यानी कि बेसाल्ट जो चट्टान है उनके खनिज से, उनके टूटने से, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है? तो इसमें किसका विकास हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है? तो इसमें हुआ काली मृदा का विकास। जब बेसाल्ट चट्टानें टूटी हैं तो फिर काली मृदाओं का विकास हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसी प्राचीनतम परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से किस प्रकार की मृदाओं का विकास हुआ है? यानी कि ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट, इस प्रकार की चट्टानों से टूटने से किस प्रकार की मृदाओं का निर्माण हुआ है? तो इसमें लाल मृदाओं का निर्माण हुआ है। ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट की चट्टानों से टूटने से लाल मृदाओं का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीसॉल। एंटीसॉल गढ़ के अंतर्गत भारत की कौन सी मृदाएं रखी जाती हैं? यानी कि एंटीसॉल क्या है, जब हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें ऑर्डर होता है, तो ये क्या है? एक ऑर्डर है, यानी कि गढ़ है। एंटीसॉल में कौन सी मृदाएं पाई जाती है? इस सॉइल का ऑर्डर है एंटीसॉल, तो इसमें किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है? तो एंटीसॉल में पाई जाती है नवीन मृदाएं। नवीन जलोढ़ मृदाएं होती हैं वो एंटीसॉल ऑर्डर में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सातवां सन्निकट, यानी कि सातवां सन्निकट मृदा वर्गीकरण की पदानुसार दक्षिण अफ्रीका की काली मृदाएं
किस गढ़ में रखी गई हैं, यानी कि सातवां सन्निकट। इसका मतलब है जब हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें 7 सन्निकट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ। तो इस प्रकार से हम मृदा की यूज के अनुसार, मृदा की टॉपोग्राफी के अनुसार हम इसमें इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सातवें सन्निकट में वो दक्षिण भारत की काली मृदाएं किस गढ़ में रखी गई हैं। दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत की काली मृदाएं किस गढ़ में रखी गई हैं। तो इसमें क्या है, बर्टी सॉइल। बर्टी सॉइल को ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, इसका ब्लैक सॉइल का भी वाटर बर्टी सॉइल होता है। तो दक्षिण भारत की जो सॉइल है वो किस में रखी गई है, बर्टी सॉइल में। जैसे कि आप देखते हैं कपास की काली मृदाएं, वो किस ऑर्डर में आती हैं, बर्टी सॉइल में आती है। तो दक्षिण भारत कहाँ आता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कैसी मृदाएं पाई जाती हैं, बर्टी सॉइल मृदा, यानी कि कपास की काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा संगठन अनुसार सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थ की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, यानी कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ होता है वो कितने परसेंट पाया जाता है। तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितना परसेंट पाया जाता है, 5 से 10%, यानी कि एक क्वेश्चन हमारा एक ए सही हो जाएगा। अगले इसके बाद में हम करते हैं मृदा क्या लिखा है, पौधे की वृद्धि सामान्यता किस पीएच पर सब के मध्य होती है, यानी कि कौन सा पीएच होता है जो कि प्लांट की ग्रोइंग के लिए सबसे ज़्यादा, या प्लांट डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव या सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसमें पीएच 6 से 7.5, पीएच 6 से 7.5 मृदा की ग्रोथ के लिए, उसके प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल या इम्पोर्टेंस होता है। इसके बाद में हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिट्टी जो वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती उसे कौन सी उपमा दी जाती है। यानी कि जब सॉइल इरोजन होता है, जब एयर सॉइल इरोजन होता है, जब एयर के द्वारा सॉइल इरोजन होता है, तो जब सॉइल एक जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि एयर के साथ में जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो उसमें साथ में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एयर सॉइल इरोजन। तो उसमें किस प्रकार की मृदाओं का, किस प्रकार की मृदाओं का विकास होता है, तो वो होता है बातोड़ मिट्टी का। बातोड़ मिट्टी कैसी मिट्टी होती है, इसके कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा महीन होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो एयर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बातोड़ मिट्टी। अगला दिया गया है, मृदा कणाकार में किले कण का व्यास कितना होता है, यानी कि किले का क्या पूछा गया है, किले का व्यास पूछा गया है डायमीटर में। तो इसमें क्या दिया गया है, इसका किले का जो साइज होता है, क्ले पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो होता है 0.2 से 0.002 mm से कम, यानी कि 0.002 मिलीमीटर से कम होता है क्ले पार्टिकल्स का साइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, मृदा परिच्छेदिका यानी कि सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल में पौधे की अधिकांश जड़ें किस संस्तर में फैली होती हैं। इनका कहने का मतलब है सॉइल प्रोफाइल होती है। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, जब हम मृदा को सीधी वर्टिकल काटते हैं, वर्टिकल काटने पर हम देखते हैं कि मृदा की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोफाइल निकलती है, उन्हें हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। उसमें क्या होता है, उन प्रोफाइलों को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको हॉराइजन में डिवाइड करते हैं। हॉराइजन मतलब संस्तर में डिवाइड करते हैं। जैसे ऊपर वाला होता है वो ओ या जीरो हॉराइजन हो जाएगा। इसके बाद में अगली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ए हॉराइजन, फिर इसके बाद में बी हॉराइजन, फिर सी हॉराइजन। इस प्रकार से मृदा संस्तर में पूछ रहे हैं कि पौधे की जड़ें होती हैं वो किस संस्तर में फैली होती हैं, यानी कि किस हॉराइजन में होती हैं, तो वो होती हैं ए हॉराइजन में, ए संस्तर में। अगला क्वेश्चन दिया गया, पौधे के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, यानी कि पौधे के लिए सभी पोषक तत्व किस में प्राप्त होते हैं, जैव उर्वरक से होते हैं, हरी खाद से होते हैं, कि बॉल मील से होते हैं। लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा सभी पोषक तत्व किस में पाए जाते हैं, ह्यूमस में। ह्यूमस में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाती है, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेड मटेरियल को कहते हैं हम ह्यूमस। अगला क्वेश्चन दिया गया, मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन पौधे का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि मुख्य पोषक तत्व जो मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन है वो पौधे का कितने प्रतिशत भाग बनाता है। तो ये कितने प्रतिशत भाग बनाता है, 3% बनाता है। 3% बनाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1 से 3% पौधे का भाग बना होता है नाइट्रोजन का। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दलहनों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन हेतु किस सूक्ष्म तत्व की
सर्वाधिक आवश्यकता होती है। यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है वो लेग्यूम क्रॉप करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों होता है? लेग्यूम की जो क्रॉप होती है उनमें नोड्स पाए जाते हैं, यानी कि गांठें पाई जाती हैं जिनमें कि राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अब कौन सा एग्जाम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है? तो वो होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम। तो इसमें पूछा गया कौन सा एलिमेंट इसके लिए लाभदायक होता है, तो होता है एमओ, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम इसके लिए लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रोटीन संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है। यानी कि जब हम प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा एलिमेंट होता है जो इसेंशियल होता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो कौन सा एलिमेंट होता है वो इसेंशियल होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो एलिमेंट्स होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। गोबर गैस का प्रमुख दहनशील दहनशील गैस मीथेन लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? यानी कि गोबर गैस में कितने परसेंट मीथेन गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में पाई जाती है 50 से 60% मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन दिया गया है जैव उर्वरक का क्या कार्य है, मतलब जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं उनके क्या कार्य है, फंक्शंस ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर के फंक्शंस होते हैं वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ये भी सही है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं बायो फर्टिलाइजर। अगला दिया गया है फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं, जी हाँ फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं। जो फास्फो पीएसबी होता है फास्फो सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, वो क्या करता है? फास्फोरस को सॉल्युबल बनाता है जो प्लांट आसानी से ले सकें। इसके बाद में दिया गया पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए, यानी कि पौधे की वृद्धि एवं विकास मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या बायो फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट होता है? जी हाँ होता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त में से सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है धान के धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला जैव उर्वरक कौन सा है? तो धान के खेत में सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल किया जाता है? वो किया जाता है एजोला। एजोला जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी धान के खेत में इस्तेमाल किया जाता है। और एजेटोबैक्टर होता है, तो एजेक्टोबैक्टर किसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है? जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं। राइजोबियम दलहनी फसलों में करता है। और एजोस्पाइरिलम होता है, ये करता है जो सीरियल में जो मिलेट्स क्रॉप होते हैं उनमें करते हैं, जैसे बाजरा है सोरगम, इसमें एजोस्पाइरिलम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में अवनल का अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसमें पूछा गया है भारत में अवनल का अपरवर्धन से यानी कि अवनल का इरोजन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो अवनल का इरोजन से सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? तो ये अपना हो जाएगा भारत में हो जाएगा मालवा पठार। जो मालवा पठार है उसमें सबसे ज़्यादा इस इरोजन से प्रभावित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने में उपयोगी जीवाणु कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने बताया था पीएसबी होता है, जो फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है वो होते हैं स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास क्या करते हैं? अघुलनशील जो अघुलनशील फास्फोरस होता है उसको घुलनशील में बना देते हैं जिससे कि प्लांट उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में किस प्रदेश में ऊसर यानी कि ऊसर मतलब वेस्टलैंड जो काम की ना हो मृदाओं का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो भारत में ऊसर भूमि का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या है? सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो वेस्टलैंड सबसे ज़्यादा वहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया अधोलिखित में को सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। सुमेलित करना है इसमें एक तरफ दिया गया है उर्वरक के नाम यानी कि फर्टिलाइजर का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है प्रतिशत नाइट्रेट परसेंट यानी नाइट्रोजन का परसेंट दिया गया है और फर्टिलाइजर का नाम दिया है। अमोनियम सल्फेट में 20.5% नाइट्रेट होता है, ये सही है। सोडियम नाइट्रेट में 16% नाइट्रोजन होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रोट यानी कि किसान खाद में 25% नाइट्रोजन होता है, तो ये भी सही हो जाता। और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि हमारा सीधा का सीधा है, ए का फर्स्ट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट का ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैसे इसको करना है अभी देख लेते हैं, एक मिनट। इसका ये सही हो जाएगा, इसका भी ये सही हो जाएगा, इसका भी ये सही हो जाएगा और इसका भी ये सही हो जाएगा। यानी कि ए का 1 बी का 2, ए का 1 बी का 2 सी का 3, सी हमारा आंसर एकदम करेक्ट सही
हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्षारीय मृदा सुधारक, यानी कि जो सैलाइन सॉइल होती है उस मृदा में कौन से रसायन का यूज करते हैं जिससे हम उसको सुधार सकें। जब मृदा क्षारीय हो जाती है तो किस रसायन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसमें करते हैं जिप्सम का। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का यूज करते हैं, और अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, चूने का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है सुमेलित कीजिए, यानी कि सुमेलित करना है। सुमेलित करना है इसमें से अब हम देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है पोटास युक्त उर्वरक और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, भारी कार्बनिक खादें और हल्की कार्बनिक खादें। इसमें हम चलिए सुमेलित करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोटास युक्त खादें। तो पोटास युक्त उर्वरक कौन सा होता है, काइनाइट। तो इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट का सी सही हो जाएगा। और अगला दिया गया नाइट्रोजन युक्त खाद है, तो नाइट्रोजन उर्वरक होता है वो यूरिया होता है, सभी को पता है। इसके बाद में दिया गया भारी कार्बनिक युक्त खाद है, तो भारी कार्बन किस में होता है, बोन मील में। जो बोन मील होता है, जो हड्डियों के चूरे से खाद तैयार की जाती है, उसे हम बोलते हैं बोन मील। और अब हमारा बचा लास्ट, हल्की कार्बनिक खादें कौन सी होती हैं। हल्की कार्बनिक खादें होती हैं FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। जो गोबर की खाद होती है वो कैसी होती है, हल्की कार्बनिक खादें होती हैं, इन्हें बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, यानी कि FYM। और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक तो यूरिया होता है, पोटास युक्त उर्वरक काइनाइट हो जाएगा, और भारी कार्बनिक खादें जिनमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो वो क्या हो जाता है, बोन मील, यानी कि हड्डियों का चूरा। ऐसे आप यहीं से सुमेलित कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हरा सोना तथा झूठा सोना क्रमशः किसकी उपमा प्रदान की गई है, यानी कि हरा सोना और झूठा सोना किसे कहते हैं। हरा सोना तो कहते हैं अफीम को, और झूठा सोना किसको कहते हैं, पाइराइट को, यानी कि हमारा सी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, यानी कि सेंट्रल सॉयल कंजर्वेशन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो सेंट्रल सॉयल कंजर्वेशन की स्थापना हुई थी 1953 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है। तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है, देख लेते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.47 एकड़, 2.47 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है एंटीसॉल है। तो एंटीसॉल क्या है, एंटीसॉल क्या है, एक ऑर्डर है, यानी कि गढ़ है, मृदा का एक गढ़ है एंटीसॉल। उसमें कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, तो एंटीसॉल होता है, एंटीसॉल में कौन सी होती हैं, जलोढ़ मृदाएं होती हैं। एंटीसॉल में कौन सी मृदाएं होती हैं, एंटीसॉल ऑर्डर में कौन सी मृदाएं होती हैं, जलोढ़ मृदाएं, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कथन ए में दिया गया है मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है, यानी कि मृदा प्रदूषण जो होता है औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। हाँ ये तो सही है, अधिक खतरनाक होता है। इसके बाद में दिया गया है उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में क्या होता है, भोजन श्रृंखला में, हाँ ये भी सही है। जो फूड चेन होती है, फूड चेन में क्या होता है, जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं और जो कीटनाशक देते हैं, यानी कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का जो हम यूज करते हैं, वो क्या होता है, फूड चेन के द्वारा जो है पहुंच जाते हैं किसमें, फूड में। तो ये भी सही है और ये भी सही है। अब इसमें हम आंसर देख लेते हैं। ए यानी कि ए में दिया गया है दोनों, ए और दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या है, और ए की सही व्याख्या है, और ए की सही व्याख्या है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन ही एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही है और ए आर की व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से मृदा अपरवर्धन, यानी कि सॉयल इरोजन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए, यानी कि ये पूछ रहा है कि सॉयल इरोजन का सही क्रम बताओ। सॉयल इरोजन का सही क्रम क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले
अब स्फुरण अपरवर्धन ये सही हो जाएगा, परत इरोजन यानी कि सीट इरोजन ये भी सही हो जाएगा, रिल इरोजन और अवनल का इरोजन, यानी कि हमारा फर्स्ट ही सही हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर फर्स्ट ही करेक्ट दिया गया है। तो हम इसमें देख लेते हैं, ये IAS 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें समझाने में थोड़ी इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये हिंदी में दिया गया है, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर है। इसमें दिया गया है अब स्फुरण अपरवर्धन हो जाएगा, परत इरोजन हो जाएगा, रिल इरोजन हो जाएगा और अवनल का इरोजन हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। ये क्वेश्चन UPPCS 2006 IAS 2000 में पूछा गया है, यानी कि चावल की फसल में पूछा गया है। तो चावल की फसल में देख लेते हैं। चावल की फसल में सीधी बात ये आ गया, पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है, राइस की क्रॉप में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अब राइजोबियम स्पीसीज दिया गया, तो राइजोबियम होता है पल्स क्रॉप में होता है, दलहनी फसलों में होता है। और कबकमूल, कबकमूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बी एल्गी इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एजेक्टिव वेक्टर दिया गया है, तो एजेक्टिव वेक्टर किसमें होता है, सीरियल क्रॉप में होता है। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी सहचर है। यानी कि जो हायर प्लांट होते हैं और फंजाई होते हैं, क्या दिया गया, कवकों और उच्च पादपों यानी हायर प्लांट की, जो हायर प्लांट की जड़ें होती हैं और फंजाई के बीच क्या करता है, ये एसोसिएशन करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो इसके बीच में जो एसोसिएशन होती है उन्हें हम कहते हैं कवक मूल। उन्हें क्या कहते हैं, हम कवक मूल कहते हैं। कवक मूल जो हायर प्लांट होते हैं और फंजाई की जड़ों में जो एसोसिएशन होता है उनको हम कहते हैं कवक मूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रैगुर। रैगुर जो होता है, रैगुर किसका उपनाम है या किसका नाम है रैगुर, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम कहते हैं रैगुर। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रैगुर, यानी कि हमारा C ऑप्शन हो जाएगा सही। रैगुर किसे कहते हैं, काली मिट्टी को। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधोलिखित में से कौन सा तत्व वनस्पति तेल के निर्माण में सहायक होता है। यानी कि वनस्पति तेल, वनस्पति का जो वनस्पति तेल होता है जो हम खाते हैं, सोयाबीन का तेल होता है, मस्टर्ड का तेल होता है, ये सब क्या होते हैं, वनस्पति तेल होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, गंधक या सल्फर। सल्फर क्या करता है, ये जो जितनी भी ऑयल सीड क्रॉपें होती हैं उनमें क्या करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ ऑयल करता है। सल्फर क्या करता है, जितनी भी ऑयल सीड क्रॉपें होती हैं सल्फर उसमें फॉर्मेशन ऑफ ऑयल का काम करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक होता है। यानी कि जब क्लोरोफिल बनता है तो कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो उसमें होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के निर्माण में आवश्यक तत्व होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव होता है। जो भारत की मृदाएं होती हैं उनमें कौन से तत्व की कमी पाई जाती है, तो किस की पाई जाती है, नाइट्रोजन की। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत की मृदाओं में किस प्रकार के कौन से तत्व की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है। ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है। कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा मिट्टी का वर्ग बड़ा कौन सा है, लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल। अधोलिखित राइजोबियम प्रजाति में कौन सी प्रजाति सोयाबीन की जड़ों में गांठें बनाती है। यानी कि राइजोबियम प्रजाति में कौन सी प्रजाति ऐसी है जो सोयाबीन की स्पीसीज हो, जो सोयाबीन की क्रॉप होती है उसकी जड़ों में गांठें बनाती है। तो सोयाबीन की बनाती है राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम जैपोनिकम, यानी कि हमारा C आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची A को सूची B से यानी कि फर्स्ट को सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। चलिए इसको सुमेलित कर लेते हैं। पहला हमारा दिया गया है एजोस्पाइरिलम। तो एजोस्पाइरिलम क्या होता है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। एजेक्टोबैक्टर, सबसे पहले देखते हैं हम एजेक्टोबैक्टर। एजेक्टोबैक्टर क्या करता है, एजेक्टोबैक्टर में इसमें करता है युक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण का जीवाणु है, ठीक है। एजेक्टोबैक्टर क्या करता है, जो सीरियल क्रॉप होती है उनमें ये करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। इसके बाद में हम देखते हैं बैम।
वैम का फुल फॉर्म होता है वेसिकुलर आर वेस्कुलर माइकोराइजा, जो कि और फंजाई और एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म रूट प्लांट होते हैं उनमें क्या करता है, ये एसोसिएशन का काम करता है। तो वैम हमारा हो जाएगा वेस्कुलर आर वेस्कुलर माइकोराइजा, यानी कि इसमें हो जाएगा हमारा फास्फोरस, फास्फोरस अंतग्रहण में सहायता करता है। इसका आंसर हो जाएगा ये। अब बचा एजोला। एजोला किन में होता है? एजोला होता है प्लवन जलीय फर्न। एजोला क्या होता है? प्लवन जलीय फर्न। जो धान की क्रॉप होती है उसमें हम एजोला का इस्तेमाल करते हैं। तो एजोला हो जाएगा हमारा प्लवन, यानी कि जो प्लवमान जलीय फर्न, जो जिनमें वाटर लॉगिंग होती है, यानी कि वाटर लॉग एरिया जो होती है उनमें क्या होता है, एजोला या फर्न उग जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसके बाद में इसके बाद में लास्ट बचा है, ये है एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम जो होता है वो क्या काम करता है, घास कुल के फसलों की जड़ों के भीतर और जड़ों में उगता है। तो इसका ये हो जाएगा सही आंसर। तो इसका आंसर मिला लेते हैं हम। हमारा इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए का 3 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा। नहीं, ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा सी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, यानी कि सहजीवन नाइट्रोजन, यानी कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करती है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन सा नहीं करती है? राजमा, जिसे बोलते हैं हिंदी में हम राजमा, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंच बीन। इसकी जड़ों में राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो नहीं पाया जाता है, इस वजह से नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में दी जाती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करता है फ्रेंच बीन। अगला देखते हैं, लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो लैग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? लेग्यूम, जो लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है, यानी कि लेग्यूम की जो जड़ें होती हैं, यानी कि जो हमारी लेग्यूम क्रॉप होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें मूल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो वो किसकी होती हैं? लैग हीमोग्लोबिन की। और मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम क्या करता है? इनका निर्माण करने में काम करता है। और नाइट्रोजनेज, इसमें एंजाइम पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होने वाला वर्म कौन सा है? यानी कि वर्मी कल्चर, केंचुए से बनाई जाने वाली खाद को कहते हैं वर्मी कल्चर। तो यहाँ पर हो जाएगा अर्थवर्म। अर्थवर्म को इंग्लिश में, अर्थवर्म को हिंदी में बोलते हैं केंचुए, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थवर्म। यानी कि वर्मी कल्चर में जो वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? अर्थवर्म से बनाई जाती है। लाल केंचुए की प्रजाति होती है असिनिया फटीडा, जिससे कि ये खाद बन के तैयार होती है, जिसे हम कहते हैं वर्मी कल्चर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है, तो उसमें देखना है हमें, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। जी हाँ, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा तो कोई इशू है नहीं कि, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है, यानी कि इसमें काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और इसके बाद में क्या दिया गया, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। ए सही हो जाएगा परंतु आर गलत, यानी कि सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऐसा नहीं है कि काली मिट्टी में, ऐसा नहीं है कि काली मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और जैव पदार्थ पाए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन काली मिट्टी कपास के लिए, और कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये जूम हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय कृषि, यानी कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह कौन सा है? यानी कि भारतीय मृदाओं में कौन से सूक्ष्म तत्व, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है? तो भारतीय मृदाओं में कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है? जिंक की, जेड की, यानी कि जस्ता की भारतीय मृदाओं में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है, जिंक की। और अगर मेजर न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो किसकी होती है? नाइट्रोजन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व,
यानी कि कौन सा एलिमेंट होता है वो क्या होता है, आवश्यक होता है। तो दलहनी फसलों के लिए कौन सा होता है, कोबाल्ट। दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कोबाल्ट। यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा यानी कि वेस्टलैंड, खराब मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर लगभग में है। यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट जो वेस्टलैंड है वो पाई जाती है। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कितनी पाई जाती है। 3.54% उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप रोग और कीटाणुओं की वृद्धि अवरोध बढ़ाने में उपयोगी होता है। यानी कि कौन सा ऐसा तत्व है जिससे क्या होता है, डिजीज रेसिस्टेंट पैदा होती है, तो वो होती है फास्फोरस से। ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। फास्फोरस क्या काम करता है, ये डिजीज रेसिस्टेंट का काम करता है। जो भी हमारे प्लांट होते हैं उनमें फास्फोरस क्या करता है, डिजीज रेसिस्टेंट का काम करता है, जिसकी वजह से इनमें डिजीज नहीं लगते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बीएससी एग्रीकल्चर है, एमएससी एग्रीकल्चर है, अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंटों के लिए हमारा चैनल ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।